तो कल हम लोगों ने बात की थी केमिकल काइनेटिक में, रासायनिक बलगतिकी में। और रासायनिक बलगतिकी में कल हम लोगों ने किसी अभिक्रिया की दर को ज्ञात करना सीखा था कि दर कैसे ज्ञात करते हैं। और वहां पर दो दर हम लोगों ने ज्ञात की थी। एक दर हमने ज्ञात की थी औसत और एक थी हमारी ताक्षणिक दर। तो चलिए फिर से उसको एक बार देख लेते हैं जल्दी से कि क्या क्या चीजें हम लोग सीख चुके थे कल वाली क्लास में। तो हमने कल वाली क्लास में सीखा क्या था कि हमारे पास में एक अभिक्रिया है ए से पी। ए क्या हो गया हमारे पास में अभिकारक जिसको हम लोग बोलते हैं, और बी क्या हो गया, बी हमारा हो गया उत्पाद। ठीक है, ये चीज हमारे पास में थी। अब यहां पर अभिकारक और उत्पाद में जो हम लोगों ने यहां पर देखा तो अभिक्रिया की दर की बात कर रहे थे। तो दर कितने प्रकार से था, हमने यहां पर दो प्रकार से देखा था। एक कौन सा था हमारे पास में औसत दर, और एक कौन सा था हमारा ताक्षणिक दर। ठीक है, औसत दर और ताक्षणिक दर को हम लोग कैसे लिख रहे थे, याद करो, हम लोग लिख रहे थे डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा टी, और ताक्षणिक दर को हम लोग लिखा था डी सी डिवाइड बाई डी टी। तो कल इस पर अपन बात कर चुके हैं। फिर हमने एक चीज और भी सिखाई थी आपको, वो क्या थी, हमने आपको सिखाया था जो ए है अभिकारक की दर अगर हमें ज्ञात करनी है तो अभिकारक की दर के लिए हम लोग क्या लिखते थे, माइनस लिखते हैं, डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये हमने बोला था। क्लियर हो रहा है। और अगर हम उत्पाद यानी कि बी की दर की बात करते हैं तो बी की दर के लिए हम लोग वहां पर क्या लिखते हैं, धन लिखते हैं, और वो कितना होगा डेल्टा सी डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो इतनी चीजें हम लोगों ने कल पढ़ ली थी कि अभिकारक के आगे माइनस क्यों लिखते हैं, क्या कारण होता है माइनस लिखने का, ये चीज हमने कल आपको बताई थी। और उत्पाद के सामने प्लस क्यों लिखते हैं, क्या कारण होता है प्लस लिखने का, वो सारी चीजें कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे। चलिए आज हम चलते हैं उसके आगे वाली स्थिति पे, और आगे वाली स्थिति में एक प्रश्न या एक कॉन्सेप्ट को लेके यहां पर देखते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, या चलो कॉन्सेप्ट अभी छोड़ के मैं सीधे सीधे एक चीज और सिखा देता हूं आपको, फिर आगे बात करते हैं। देखिए जैसे कि यहां पर हमने कहा था कि हमारे पास में ए से बी बन रहा है, ए अभिकारक हो गया और बी उत्पाद हो गया। ठीक है, ए से बी यहां पर बन रहा है। अब ए से बी यहां पर बन रहा है तो यहां पर ए की दर जो हम लिख रहे थे वो क्या लिखेंगे, ए की दर बराबर लिखेंगे माइनस, ताक्षणिक से ले रहा हूं, ताक्षणिक से ले रहा हूं, या ऐसे लिख दूं माइनस डी सी ए डिवाइड बाई डी टी, लिख देता हूं मैं इसको। ए की दर लिख दिया माइनस, ये ताक्षणिक लिखा है, डी सी ए डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, और यहां पर हम बी की दर क्या लिखेंगे, अगर बी की दर की बात करेंगे तो बी की दर लिखेंगे बराबर प्लस डी सी बी डिवाइड बाई डी टी। ये दो बातें हो गई, यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे समझते हैं। आगे ये है कि जो डी सी ए डिवाइड बाई डी टी लिखा है, यानी अभिकारक की जो दर लिखी है ना, इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, और वो क्या लिखते हैं, ए की विलुप्त, बात को ध्यान रखिएगा, विलुप्त होने की दर। बहुत आराम से समझिएगा इस बात को, ए की विलुप्त होने की दर, यानी कि जो अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, तो नेचुरल सी बात है कि अभिकारक की सांद्रता में कमी आ रही है, अभिकारक खत्म हो रहा है। अभिकारक खत्म हो रहा है इसका मतलब विलुप्त हो रहा है, तो उसको हम ये बोल सकते हैं ए की विलुप्त होने की दर भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ बी की दर लिखा हुआ है तो बी का तो निर्माण हो रहा है, बी का निर्माण हो रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं बी के निर्माण की दर, बी के निर्माण की दर। बहुत आराम से समझना है इस बात को। तो ए की दर यानी कि अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कोई भी अभिकारक होगा तो उसके विलुप्त लिख दोगे, अभिकारक के लिए विलुप्त और उत्पाद के लिए निर्माण, ये जरूर साथ में जोड़ना है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं कहूं इस पूरे ये जो मैंने दोनों के बारे में लिखा है, इसके बारे में अगर मैं कहूं कि ये जो इस अभिक्रिया के लिए दर क्या होगा, अगर इस अभिक्रिया के लिए मैं दर की बात करूं तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, कैसे लिखेंगे उसको वो देखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की
दर बराबर, अभी दोनों बराबर भी होंगे क्योंकि रस समीकरण मिति एक एक है तो बराबर कर सकते हैं, बराबर यहां पर हम लिखेंगे ए के विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर, और इधर लिख देंगे हम बी के निर्माण की दर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ये बात तो मैंने आपको बताई था कल, मैंने आपसे कहा था कि रस समीकरण मिति के अनुसार दोनों को बराबर किया जाता है, किया जाता है। तो अभिक्रिया की जो दर होगी, पूरे अभिक्रिया की दर होगी वो ए के विलुप्त होने की दर और बी के निर्माण की दर के बराबर होगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बताई मैंने, बहुत सिंपल सी बात बताई है, उसी बात को थोड़ा सा घुमा के बोल दिया है बस। चलो आगे देखते हैं, अभी बात खत्म नहीं हुई है। अब मान लेते हैं यहां पर लिख दें अपन लोग 2a से 3b। एक और उदाहरण हम ले रहे हैं यहां पर, इसको देखें। अब 2a से प्लस 3b लिखा, 2a से 3b हम निर्माण कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में a की दर क्या होगी? देखो a की दर क्या होगी, बात को समझना, a की दर क्या होगी। तो कल मैंने आपको सिखाया था जो भी आगे लिखा होता है उसको भाग में लिख लो, तो -1/2 कर दो, -1/2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं d डिवाइड बाई dt a की सांता। ये जो ब्रैकेट लिखा है बेटा, ये ब्रैकेट क्या होता है? ब्रैकेट होता है सांता, जानते होगे आप अच्छी तरीके से, तो ब्रैकेट सांता होती है, ठीक है। तो ये हो गया dA डिवाइड बाई dt भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। अगर मैं कहूं b की दर क्या होगी, b की दर पहले वो दर जैसा पहली क्लास में लिखा था वैसे ही लिखना होगा। b की दर क्या होगी? तो b की दर होगी +1/3 d डिवाइड बाई dt b। बोलो ये समझ में आ गया? बहुत सिंपल सी बात थी ना, ये तो हमने बताई दी है आपको कि a की दर कैसे लिखेंगे, -1/2 d a डिवाइड बाई dt, और b की दर कैसे लिखेंगे, +1/3 d डिवाइड बाई dt b। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सुनिएगा गौर से सुनना है ना, अब बिल्कुल गौर से देखिएगा, बिल्कुल इधर उधर मत देखना। देखिए अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बोलने जा रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। अब मैं कह रहा हूं a की विलुप्त होने की दर क्या है? विलुप्त होने की दर, a की विलुप्त होने की दर, a की विलुप्त होने की दर क्या है? ये देखिए, ये देखिएगा, तो ये होगा माइनस डी डी टी अपॉन ये माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी। कुछ अंतर समझ में आया? कुछ दिमाग में स्पार्किंग हुई? पहले क्या लिखा था? पिछले उसमें देखिएगा ए की दर माइनस डी सी डिवाइड बाई डी टी और विलुप्त होने की दर बराबर थे, दोनों बराबर है। देखिए यहां पर और यहां पर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, समझ गया ना, माइनस डी डिवाइड बाई डी टी ए, ऐसे लिख सकता हूं इसको। तो यहां पर जो ए की दर है और ए की विलुप्त होने की दर समान है, बराबर है, क्लियर। लेकिन जैसे ही हम यहां पर लेके आ गए, यहां पर रस समीकरण मितीय का परिवर्तन देखा, तो उस स्थिति में ए की विलुप्त होने की दर और ए की दर में अंतर आ गया। मतलब दिमाग में यह सोचिएगा कि किसी भी अभिकारक के आगे लगा हुआ ऋणात्मक और उसका ये भाग ही विलुप्त होने की दर को प्रदर्शित करता है। ए की दर, अगर उस अभिकारक की दर की बात करोगे तो फिर वो पूरी संख्या ली जाएगी, लेकिन ए की विलुप्त होने की दर को सुनिएगा, बिल्कुल गौर से सुन लीजिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, दोनों में अंतर है। ए की विलुप्त होने की दर की बात करेंगे तो केवल और केवल वो भाग लेना है जो उसके साथ में उसका सही रूप में होता है। रस समीकरण मितीय के साथ तब लेना है जब उसकी दर की बात करनी है। समझ में आ गई बात? पूरे उसके दर की बात करनी है और इसको अभिक्रिया के दर के समान करना है, ऐसे समझ सकते हो, अभिक्रिया के दर के समान करना है, ठीक है। विलुप्त होने की दर में ये होगा। अब देखो, अब आगे देखो, अब ये ए की विलुप्त होने की दर है और बी के निर्माण की दर बताओ, बी के निर्माण की दर बताओ, बी के निर्माण की दर क्या होगी? तो यहां पर होगा प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ बी। दो अलग अलग बातें, क्लियर हो गया? तो इसलिए अब अभिक्रिया की जब हम दर लिखेंगे, अभिक्रिया की दर लिखेंगे
तो अभिक्रिया की दर होगा माइनस ए की दर 1/2 डी अपॉन डी टी ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस 1/3 डी अपॉन डी टी ऑफ बी। ये देखिएगा आपको समझनी है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। समझ में आ रहा है? अभिक्रिया की दर बराबर ए की दर बराबर बी की दर, ये समझ में आ गया। लेकिन ए के विलुप्त होने की दर और बी के निर्माण की दर ये अलग चीज होगी। तो दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म। कॉन्सेप्ट हम एक क्वेश्चन सिंपल सा करते हैं। H2 प्लस I2 से हम बनाते हैं 2HI। ठीक है, ये हमने एक क्वेश्चन लिया, H2 प्लस I2 से 2HI एक निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर हम दे रहे हैं आपको, यहां पर हम दे रहे हैं अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर हमने ले लिया 2 गुणा 10 की घात -4। ठीक है, ये अभिक्रिया की दर है। प्रश्न में ज्ञात क्या करना है वो देखो, प्रश्न में ज्ञात क्या करना है, H2 व I2 के विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर, एक तो ये हमें ज्ञात करना है, और दूसरा ज्ञात करना है HI के निर्माण की दर। बात समझ में आ रही है? ये दो बातें हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन देख लो आप, क्या है, H2 प्लस I2 2HI। ठीक है, ये अभिक्रिया आपके सामने रखी हुई है और इसमें अभिक्रिया की दर आपको दे दी है 2 × 10⁻⁻4। ये अभिक्रिया की दर आपके सामने है। क्वेश्चन में पूछा गया है H2 I2 के विलुप्त होने की दर क्या है, और दूसरी बात पूछी गई है कि HI के निर्माण की दर क्या है। तो कैसे सोचना स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को सोचना स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस अभिक्रिया के बारे में लिख लेंगे। अभिक्रिया मतलब क्या है, H2 प्लस I2 से क्या है, 2HI है। तो अब ये बताओ अभिक्रिया की दर कैसे लिखेंगे। अभिक्रिया की दर अब तो आप सीख गए होंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे -d/dt ऑफ H2 इज इक्वल टू -d/dt ऑफ I2 इज इक्वल टू प्लस 1/2 d/dt ऑफ HI। यही तो लिखेंगे ना, यही तो अभिक्रिया की दर लिखेंगे। बोलो समझ में आ गई बात, क्लियर है पॉइंट। अभिक्रिया की दर कैसे लिखेंगे, अभिक्रिया की दर बराबर -d/dt ऑफ H2 बराबर -d/dt ऑफ I2, यानी कि जो वहां पर है उसका रूप यहां लिख देंगे। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है वो देखो, प्रश्न में तो पूछा गया है कुछ और, प्रश्न में पूछा गया है H2 और I2 के विलुप्त होने की दर। तो यहां पर आप देखो H2 के विलुप्त की दर कितनी होगी, विलुप्त की दर, विलुप्त की दर किसकी, H2 की। तो वो कितना होगा, वो होगा -d/dt ऑफ H2। I2 के विलुप्त की दर कितनी होगी, I2 के निर्माण की दर कितनी, विलुप्त I2 के विलुप्त की दर कितनी होगी वो देखते हैं। I2 के विलुप्त की दर थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, वो कितना होगा, -d/dt ऑफ I2। माइनस मत छोड़ना, पकड़े रहना माइनस को, माइनस और प्लस को पकड़े रहना, माइनस को नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। ठीक है, नहीं तो कह रहा माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि अभिकारक की बात, ये माइनस लिखा है इसका मतलब अभिकारक की बात कर रहे हो आप। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और अब बात करता हूं HI के निर्माण की दर। तो HI के निर्माण की दर की बात कर रहे हैं, तो वो कितना हो गया, प्लस d/dt ऑफ HI। 1/2 नहीं रहेगा, 1/2 कहां होगा, यहां होगा, यहां नहीं होगा। अब समझ में आ गया। अब बताओ, अब क्वेश्चन को हल करना है। अब हमारे लिए बहुत सिंपल, अब तो मान ही मान निकालना है। तो मान कैसे निकाला जाए उसको देखते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं मान के लिए। अभिक्रिया की दर का मान कितना दे रखा है, देखो अभिक्रिया की दर का मान है 2 गुणा 10 की घात -4 है, बिल्कुल। तो अभिक्रिया की दर और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, तो यानी कि यहां पर H2 के विलुप्त होने की दर एक दूसरे के बराबर हो गई। तो ये आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात -4। देखो पहला आंसर आ गया, क्लियर।
माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ H2 के विलुप्त होने की दर यहाँ पर डायरेक्ट आ गया आपके पास में 2 × 10⁻⁴। I2 के विलुप्त होने की दर भी देखो इसके बराबर है और अभिक्रिया की दर हमें दी गई है, तो अभिक्रिया की दर दे रखी है तो ये इसके बराबर हो गया, तो ये कितना होगा, यहां भी होगा 2 × 10⁻⁴। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब सोचना है, अब देखो अभिक्रिया की दर किसके बराबर है, इसके बराबर है। अभिक्रिया की दर 2 × 10⁻⁴ जो है वो किसके बराबर है, इसके बराबर 1/2 d/dt ऑफ HI के। हमें क्या निकालना है, HI के निर्माण की दर निकालनी है, और HI के निर्माण की दर कितनी है, d/dt ऑफ HI है, 2 तो है ही नहीं। तो इसका मतलब मैं यहां पर लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा इसको 2 × 10⁻⁴ ये लिखा बराबर 1/2 इधर कर दिया इंटू ये वाला भाग अलग कर दिया d/dt ऑफ HI। सबको समझ में आ जाना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात की मैंने, 1/2 अलग कर दिया ये, और ये ज्ञात करना है आपको, ये ज्ञात करना है तो 2 का गुणा ऊपर कर दोगे, तो इसका मतलब इसका जब मान निकालोगे तो इसका मान कितना आएगा, 2 का गुणा यहां करोगे तो ये आ जाएगा 4 × 10⁻⁴। बोलो समझ में आ गया, सिंपल है। यहां पर d/dt ऑफ HI निकालना था, 2 का गुणा यहां कर दिया तो 4 × 10⁻⁴ ये वैल्यूज यहां पर निकल के आ गई। बोलो यहां तक समझ में आ गया सभी को, एक बार इंफॉर्मेशन दे, सबको समझ में आ गया, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, सॉल्व करोगे, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करोगे ना, चलो क्वेश्चन दे रहा हूं, N2 + 3H2 ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, N2 + 3H2 2NH3 ये क्वेश्चन है, और यहां पर अभिक्रिया की दर, फिर वही लिख दे रहा हूं 2 × 10⁻⁴, बहुत सिंपल सी वैल्यूज, अच्छी लगती है वैल्यूज इसलिए मैं लिख देता हूं 2 × 10⁻⁴। तो ज्ञात करना है बेटा, ज्ञात करना है N2 व H2 के विलुप्त की दर, फटाफट सॉल्व करो, फिर आगे और भी बातें बताता हूं मैं आपको। सेकेंड, NH3 के निर्माण की दर, ठीक है, चलो जल्दी से सॉल्व करो, आंसर मुझे चाहिए, सभी का आंसर मुझे चाहिए, जल्दी से सॉल्व करो इसको। चलो मैं भी साथ में सॉल्व कर रहा हूं, आप भी अपने सॉल्यूशन को देखें। तो मैं क्या करूंगा वो देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस अभिक्रिया के लिए पूरी इस अभिक्रिया की दर को लिखूंगा, तो यहां लिखूंगा अभिक्रिया की दर बराबर माइनस d/dt ऑफ N2 बराबर -1/3 d/dt ऑफ H2 बराबर प्लस 1/d/dt ऑफ अमोनिया। देखो लिख दिया मैंने बहुत सिंपल तरीके से। तो अभिक्रिया की दर -d/dt ऑफ N2 -1/3 d/dt ऑफ H2 प्लस 1/2 d/dt ऑफ NH3। ठीक है बेटा, ये चीज आपके सामने यहां पर है। अब N2 और H2 के विलुप्त होने की दर मुझे चाहिए, N2 व H2 के विलुप्त होने की दर मुझे चाहिए। तो N2 की देखो विलुप्त होने की दर अगर हम देखें N2 के लिए तो क्या होगा यहाँ पर -d/dt ऑफ N2, यही तो होगा N2 के विलुप्त होने की दर। ठीक है, तो -d/dt ऑफ N2 मुझे यही तो विलुप्त होने की दर है, तो ये अभिक्रिया की दर के बराबर हो गया। तो ये कितना हो गया 2 × 10⁻⁴। ये तो पहला आंसर आ गया। देखो ये पहला आंसर आ गया, N2 के विलुप्त होने की दर आ गया। अब बात करता हूं H2 के विलुप्त होने की दर। देखो H2 के विलुप्त होने की दर है तो 3 का गुणा इधर होगा ना, 3 इधर ले आओ, ये नीचे का 3 इधर ले आओ, 3 का गुणा यहां कर दो, तो यहां गुणा करोगे तो क्या होगा 3/dt ऑफ H2। तो 3 का गुणा यहां कर दो, 3 इंटू अभिक्रिया की दर, तो 2 × 10⁻⁴। देखो ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 × 10⁻⁴। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, बहुत लोगों के आंसर आ रहे हैं। अब तो ये हो गया, देखो 6 × 10⁻⁴, ये आ गया आपका H2 का। और अब अपने को किसका निकालना है, अब किसका निकालना है अपने को निकालना है अब नेक्स्ट किसका निकालना है, अमोनिया का निकालना है।
तो अमोनिया का निकालना है तो अमोनिया का यहां से निकाल लेते हैं, यहाँ स्पेस बना लेता हूं मैं। तो अमोनिया का निकालना है तो ये देखो अमोनिया का है तो 2 का गुणा इधर कर दो, तो अमोनिया के लिए कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा D/dt NH3। तो 2 का गुणा इधर कर दो तो 2 गुणा 2 इंटू 10⁻⁻4, तो 4 गुणा 10⁻⁻4। ये लो आंसर मैच करो फटाफट, आंसर मैच करो, आंसर मैच करो फटाफट। देखो हाइड्रोजन का आया है, नाइट्रोजन का आया है 2 गुणा 10⁻⁻4, सही है। हाइड्रोजन का आया है 6 गुणा 10⁻⁻4, ठीक है। और अमोनिया का जो आया है वो आया है 4 गुणा 10⁻⁻4। 3 चीजें समझ लो, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, ये तीनों की वैल्यूज ये है। तो आपकी वैल्यूज होंगी मेरे हिसाब से, सही है सर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो फिलहाल ये रहा आपके पास में प्रश्न। अब हम चलते हैं अगली स्थिति में। तो अब एक और नई चीज सिखा दे, ये कर लोगे तो एक छोटा सा क्वेश्चन है वो करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन ही बनाता हूं मैं, देखता हूं कि कितना दिमाग लगा लेते हो आप लोग। N2 + 3S2 से 2NH3 है ना, N2 + 3S2 से 2NH3 है, ठीक। ये जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन ये जेई का है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, मेन का है ये क्वेश्चन। अरे भाई क्या हो रहा है, आजा, ठीक है, जेई मेन का है। ये नहीं कि बायो वाले नहीं कर रहे, अरे जेई मेन का मतलब कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं होता है। सबसे सिंपल है डॉक्टर बनना, सबसे सिंपल है इंजीनियर बनना, बहुत सिंपल है, बताऊंगा कभी कैसे बना जाता है। तो फिलहाल ये जेई मेन का एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है वो देखो आप। क्वेश्चन दिया है, गिवन किया है, दिया है -d/dt ऑफ N2 = K1NH3। जो बच्चे थोड़ा जेई नीट के बारे में सोचते होंगे उन्होंने ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा। -1/2 of H2 = K2NH3, और माइनस ये गिवन है +3d/dt of NH3 = K3NH3, ठीक है। ये है हमारे पास में, पूछा गया है K1, K2 व K3 में संबंध, में रिलेशन या रेशियो, जो भी आप कहना चाहो, ये आपको ज्ञात करना है। ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लो, समझाऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो अभी हम पढ़ के आए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो N2 + 3S2 से 2NH3 है, दिया गया है -d/dt of N2 = K1NH3 -1/2d/dt H2 K2NH3। अब आपको सर यहां तो 3 है, अरे बेटा ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, ठीक है। ये हो गया -1/2d/dt of H2 = K2NH3, और यहां है +3d/dt of NH3 = K3NH3। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, K1, K2, K3 का रिलेशन बताना है, ये क्वेश्चन है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, कॉन्सेप्ट से करेंगे। कैसा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा है, हमारे पास में ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अभिक्रिया की दर लिखते हैं। और अभिक्रिया की दर कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, -d/dt of N2, देखते रहो, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/3 d/dt of H2, यही लिखेंगे, इज इक्वल टू +1/2 d/dt of NH3। देखो बहुत सिंपल सी बात थी ना, बहुत सिंपल सी, जो आपने लिखना था आपने लिख दिया। तो +1/2 d/dt of अमोनिया। अब आप देखो आगे जो गिवन है उसको पुट करते जाओ। तो -d/dt of N2 यहां लिखा हुआ = K1NH3, तो इस जगह पर इसको पुट कर दो। तो क्या करेंगे, यहां पर क्या आ जाएगा, K1NH3 आ जाएगा। हो गई ना बात, पहली ये चीज हो गई। इज इक्वल टू, अब देखो यहां लिखा है -1/2, सोचना यहां पर -1/2 d/dt of H2 = K2NH3,
ये लिखा हुआ है। तो अब एक काम करो, इसको इसकी जगह लाना है, इसको इसकी जगह लाना है, तो इसको इसकी जगह लाना है, तो एक काम करो, इस 2 को उठा के तो पटक देते हैं यहां। जब 2 को उठा के यहां पटक दोगे तो माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ H2 बचेगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2K2NH3 हो जाएगी। तो 2K2NH3 हो जाएगी, तो इस जगह पर उसको रख दो। यानी कि मैं इसको ऐसे रख रहा हूं, देखो कैसे रख रहा हूं, 1/3 ये रखा मैंने यहां, इंटू 2 वो ऊपर गया, और फिर लिख दिया यहां पर K2NH3। बोलो समझ में आ गया? सही है ना? सही, बिल्कुल सही दिख रहा है आपको भाई। 1/3 यही रखा रहने दिया, इस 2 को उठा के वहां ले गए, तो माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ H2 की वैल्यू, माइनस इंक्लूड जरूर करना, माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ H2 की जो वैल्यूज है वो यहां पर रख दी जाएगी, K2NH3 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब यही काम आगे करते हैं। यहां पर आपके पास में 1/2 है, डी अपॉन डी टी ऑफ अमोनिया की बात कर रहे हैं, तो ये रहा आपके पास में डी अपॉन डी टी ऑफ अमोनिया। अब डी अपॉन डी टी ऑफ अमोनिया की वैल्यूज हमको चाहिए, यहां 1/2 ऑलरेडी आपके सामने है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो 3 को उठा के नीचे ले आओ, ले आओगे 3 को उठा के नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा आपके पास में K3NH3। बस क्वेश्चन सॉल्व। इतना सा आपने रखा और क्वेश्चन सॉल्व। यही रखना था, यही सीखना था कि कैसे इसको यहां पर रखा जाएगा, इतनी सी बात थी। अब देखो क्या होगा, देखो NH3 कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखो यहां क्या बचा, यहां पर होगा K1, यहां कितना हो गया 2/3 K2 हुआ, और इज इक्वल टू कितना हो गया 1/6 K3। लो बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया ना? क्लियर है? कोई डाउट नहीं? आज तक इतना काम करना था, तो बताओ बहुत बड़ी चीज थी, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस था? बिल्कुल नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा था, कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन आपका अपने आप हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? फटाफट देख लो इसको देख लो, कोई अगर इशू है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आप क्या सीखते हैं, देखो पहले हम तो आपको ये चीजें सिखा दी कि किस तरीके से इसको यहां पर रखा जाता है। अब हम आपको सिखाते हैं दर व्यंजक कैसे लिखा जाता है। दर व्यंजक को कैसे लिखा जाता है ये अब सिखाते हैं आपको। ठीक है, किसको सीखेंगे? दर व्यंजक, कि दर व्यंजक को कैसे लिखा जाता है, किसी भी अभिक्रिया के लिए दर व्यंजक कैसे लिखा जाएगा। देखो, दर व्यंजक को लिखने का बड़ा सा एक सिंपल सा तरीका है। देखो, A से हम लोग B लिख रहे हैं, ये अभिक्रिया हमने लिखी। दर व्यंजक में जब हम दर व्यंजक यानी कि रेट लॉ लिखते हैं तो हम लोग उत्पाद को नहीं लिखते। पहली बात तो ये समझना, उत्पाद के बारे में नहीं लिखते हम, सब कुछ दर के बाद जो भी अभिक्रिया की दर होती है वो अभिकारक के लिए लिखी जाती है। तो यहां पर लिखते हैं दर बराबर या समानुपाती, कुछ भी आप समझ लो, चलो समानुपाती कर लेते हैं, ये अपन ने कर लिया समानुपाती। तो दर जो समानुपाती होगा वो इस अभिकारक के समान होगा। जो दर होगा, इस अभिक्रिया की जो दर होगी वो अभिकारक के समानुपाती होगी। अब अभिकारक के किस भाग के समानुपाती, मतलब अभिकारक के क्या मतलब, किसके समानुपाती? कुछ तो होगा, हाथी घोड़ा कुछ तो होगा अभिकारक का। तो देखो, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती। सांद्रता तब जब विलयन के रूप में हो, समझना बात को। हो सकता मेरे पढ़ाने का तरीके में आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, ठीक है? तो बहुत पढ़ाऊंगा वही चीज जो वहां बुक में है, जो आपकी किताब में है, पढ़ाने का तरीका बदल सकता है, ठीक है? तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सांद्रता जब विलयन में हो, दाब जब गैसीय रूप में हो। इस दो रूप में ये रह सकता है, सांद्रता और दाब। तो आपको तो यहां पर सांद्रता ज्यादा दिखेगा क्योंकि यहां पर विलयन के बारे में चिल्लाते रहते हैं, तो सांद्रता ज्यादा दिखेगा, दाब दिखेगा जब हम गैसीय रूप में होंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि गैसीय होता है उसकी भी सांद्रता यहां पर लिखी होती है, ऐसा भी होता है, जो गैसीय होता है ना उसकी भी सांद्रता वहां पर लिख दी जाती है। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये दर जो होता है अभिकारक के
समानुपाती होता है। तो अब मैं इसको कैसे लिख रहा हूं वो देखो आप या तो हम लिखेंगे दर समानुपाती ए, या फिर हम लिखेंगे और करके लिख रहा हूं दर समानुपाती पी ए। इसके बारे में बात होगी बहुत लंबी, लेकिन बाद में। अभी हम इस पर फोकस करेंगे, दर समानुपाती ए। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, समानुपाती है तो समानुपाती को हटाओगे तो कुछ ना कुछ नियतांक लाओगे। ठीक है, तो यहां पर लिख लो दर बराबर के, और यहां पर हो गया आपके पास में जो भी अभिकारक है वो, जो भी अभिकारक है, ये है बेटा, ये है आपका दर का नियम। दर का नियम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेट लॉ। इसको बोलते हैं रेट लॉ, दर का नियम। तो दर का नियम क्या कहता है वो चीज यहां पर आपके सामने है। ठीक है, दर का नियम क्या कहता है वो चीज आपके सामने लिखी हुई है। तो दर का नियम है कि जो दर है बराबर के इंटू जो भी अभिकारक है उसके समानुपाती होगा। कोई डाउट यहां तक? समझ में आ रही बात? ठीक है, अब आगे की कहानी सुनते। ये तो एक सिंपल सी बात, फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैंने दर व्यंजक लिखना था, तो दर व्यंजक कैसे लिखेंगे? कभी भी किसी भी अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारक के ऊपर निर्भर करती है। यह दर का नियम है, अभिकारक के ऊपर निर्भर करती है। और अभिकारक की किन चीजों पर निर्भर करती है वो भी बात भी आपको दिमाग में रखनी है। सांद्रता पर निर्भर करती है और दाब पर निर्भर करती है। दाब वाला स्थिति तब लेके आते हैं जब वो गैसीय रूप में होता है, प्रश्न में दिया होगा तब हम दाब का रूप लेके आएंगे, लेकिन सामान्यतः हम किसको लेते हैं? सांद्रता का रूप लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लिख देते हैं, तो दर बराबर के इंटू अभिकारक। अब एक बात और दिमाग में यहां पर रख लो, वो ये कि के जो होता है, के को हम लोग बोलते हैं दर स्थिरांक। और बड़ा कमाल का है भैया ये दर स्थिरांक। मतलब कमाल का क्यों? क्योंकि इसके परिवर्तन से अभिक्रिया में बहुत ज्यादा बदलाव आता है। तो इस पर भी बहुत लंबी बात होने वाली है। ये के बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। इस के बारे में भी हम सीखेंगे फिलहाल, लेकिन इस के का नाम क्या है? के का नाम है दर स्थिरांक। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। अब जैसे कि ये तो मैंने एक सिंपल सी अभिक्रिया आपको दी, तो मान लेते हैं सपोज दैट कोई एक ऐसी अभिक्रिया आपके पास में है, एक ऐसी अभिक्रिया है। मतलब ऐसी अभिक्रिया का मतलब समझ रहे हो? ऐसी अभिक्रिया का मतलब उसके आगे कुछ ना कुछ रस समीकरण मिति हुआ, कोई 1 2 3 5 कुछ तो हो सकता है ना, उसके आगे रस समीकरण मिति। तो अगर उसके आगे कोई रस समीकरण मिति है तो फिर क्या करोगे? तो भाई फिर क्या करेंगे? फिर कुछ नहीं करेंगे, फिर ये करेंगे कि हम लिखेंगे दर बराबर के, और जो भी उसके आगे रस समीकरण मिति होगा उसको लगा देंगे उसकी घात पे। बस इतना सा करेंगे, जो भी उसके आगे लिखा होगा उसकी घात पर चढ़ा देंगे, जो भी लिखा होगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रही बात? जो भी लिखा होगा कहां चढ़ा देंगे? उसकी घात पर चढ़ा देंगे। ये दर का नियम है। अच्छा, यहां पर अभिकारक आप बार बार एक ले रहे हो, ए ही तो ले रहे हो, तो क्या जरूरी है कि अभिकारक जो होंगे एक ही होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। मान लेता हूं ये स्थिति हो जाए, a प्लस बी से उत्पाद हो जाए, तब क्या करोगे आप? a प्लस बी से उत्पाद होगा तो कुछ नहीं करेंगे, मतलब कुछ नहीं करेंगे मतलब क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। कुछ नहीं करेंगे का मतलब कुछ ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे एक काम करेंगे, ये ऐसे ही लिखेंगे और उन दोनों के सांद्रताओं का गुणनफल कर देंगे। बस इतनी सी बात है। क्लियर है? समझ में आ गया? उन दोनों की सांद्रताओं का गुणनफल कर देंगे। ठीक। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए कि रस समीकरण मिति के साथ में अगर कोई बात आ जाए, जैसे 1/3b ऐसे कोई आ जाए, तब क्या करोगे आप? भाई तब तो कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे जो पहले कर रहे थे। दर बराबर यहां पर क्या कर देंगे? के, यहां पर a की घात कितना हो जाएगा? 2, और यहां पर हो जाएगा b की घात 1/3। बस इतनी सी बात यहां पर करनी थी। समझ गए बात को? क्लियर हो गया? तो यही है हमारा कौन सा है? दर का नियम, रेट लॉ। तो दर का नियम क्या होता है? दर का नियम उस अभिकारक की सांद्रताओं के, जो भी अभिकारक रखा होता है उसकी सांद्रताओं के समानुपाती होता है। और यहां पर जो के है वो क्या होता है आपका? के जो है वो आपका दर स्थिरांक होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? क्लियर है? तो ऐसे ये दर के नियम को प्रदर्शित किया जाता है। अब बेटा, अब दर का नियम भी सीख लिया, विलुप्त होने की दर भी सीख ली,
अभिक्रिया की दर भी अब आपने सीख ली, और अब आपको सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि इस पूरे चैप्टर की जान जिसको कह सकते हैं, या इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा जिसके बारे में बात की जाती है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो अब क्या है उसको अब देखें, वो है हमारे पास में कोटि। किसको सीखेंगे अब हम सीखेंगे कोटि को। तो कोटि को हम लोग बोलते हैं ORDER, ऑर्डर। सही स्पेलिंग लिखी मैंने, ORDER, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसको बोलेंगे कोटि। सुना है कि नहीं सुना है, ये बताओ पहले। चलो पहले एक बार सुना है कि नहीं सुना है कोटि के बारे में, फिर आगे बात करते हैं। यस सर, एक बार और बता दो। क्या बताना है बेटा? नहीं सुना है, मैथ में सुना है? अच्छा नहीं, ठीक है, नहीं मैथ में, हाँ मैथ में सुना होगा, सुना है, ठीक है। नैतिक में सुना है भाई, यासिका ने नहीं सुना है, पुष्पा देवी ने नहीं सुना है। और बताओ, सुना है कि नहीं सुना है? अगर सुना है तो अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, और नहीं सुना है तो अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। बताओ। यस सर, अगले वाले चैप्टर में नहीं बताया था। अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है, यानी कि इसका मतलब है अभी कुछ मतलब नहीं है। सुना है, आस्था सिंह, ठीक है। और SS नहीं सुना? हाँ सर, मैथ में सुना है। अच्छा मैथ में सुना है, ठीक है, चलो ठीक है, बताते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहे हैं, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि यही इस चैप्टर की सबसे बेसिक चीज है, ऑर्डर, कोटि। देखो कोटि क्या होती है। कोटि की देखो बहुत सी डेफिनेशन है, अलग अलग डेफिनेशन है कोटि की। तो पहले मैं डेफिनेशन ना समझा के पहले तो आपको मतलब समझाता हूं कोटि क्या है। कोटि कुछ नहीं है। अब आपको सर कुछ नहीं है मतलब, देखो अभी देखो, मैंने एक चीज अभी लिखी थी, थोड़ी देर पहले लिखी थी, दर बराबर K A, और A के ऊपर एक संख्या लिखी थी, है ना। दर बराबर K A और A के ऊपर एक संख्या लिखी थी, ठीक। ये जो संख्या है यही बेटा कोटि है, यही कोटि है, समझ गए। ये जो संख्या है यही कोटि है। अब आप कहोगे सर ये कौन सी नई बात बता दी आपने, ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। सिंपल सी बात तो ये हो गई कि ये जो होता है वो क्या होता है, वो ये होता है भाई। ये जो होता है वो ये, यानी कि अभिकारक के आगे लिखा होता है ना। तो अभिकारक के आगे जो लिखा हुआ है वो कोटि है, इसका मतलब ये कोटि है। यही तो कहना चाह रहे हो आप, यही तो है। तो मैं अगर बोलूं कि ये कोटि है तो मैं यहां पर दो बातें बोल सकता हूं, या तो ये 50% सही है या ये 50% गलत है। आप कहोगे सर आप फालतू में ना कंफ्यूज कर रहे हो हमको, कभी सही कर देते हो, कभी गलत कर देते हो, कभी कहते हो हाँ कभी ना, है ना, कंफ्यूज हो गया ना। जरूरी है कंफ्यूज होना। मतलब फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार, फिर से देखो, ये जो है वो कोटि है, जो ये इसके ऊपर लिखा है वो कोटि है, ठीक है, क्लियर। और ये क्या है, ये है, इसके आगे जो लिखा है वो ये है तो कोटि है, ठीक। ये बात भी समझ में आ गई। फिर ये क्या चक्कर है, फिर ये क्या लिख दिया कि 50% सही और 50% गलत। मतलब ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। देखो डेफिनेशन पर आता हूं, फिर समझ में आएगा, नहीं तो फालतू में आप लोग कंफ्यूज हो गए हो। देखो पहली डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट डेफिनेशन ये है, दर के फर्स्ट डेफिनेशन ये है, और पीछे ले लेते हैं, अभिकारक की संख्या कोटि है। देखो
तुम्हारी मन की मुराद पूरी कर दी मैंने। अभिकारक की संख्या कोटि है। बेटा ये जो आगे लिखा है ये संख्या ही तो है भाई। 2a, a 2 है, 3 है, b 3a है, ठीक है, 4a है, ये क्या है? ये बेटा आगे संख्या ही तो है। क्लियर? तो यानी कि अगर ये लिखा है, यहाँ 3a लिखा है या 4a लिखा है, इसका मतलब ये सब क्या है? ये सब कोटि है। तो भले भले तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, फिर क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? ये तो कहोगे ना क्या कि सर आगे लिखी हुई संख्या कोटि है, हमने दिमाग में छाप लिया। आगे लिखी हुई संख्या कोटि है, हमने दिमाग में छाप लिया। ठीक है, मैं कहूंगा बेटा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये वाली कंडीशन है। इसका मतलब ये है कि जो ये पहली चीज लिखी है, पहली डेफिनेशन लिखी है, ये सही और गलत दोनों हो सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया? दूसरी डेफिनेशन को लेके आए। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है? दूसरी डेफिनेशन ये कहती है कि दर के नियम पर अभिकारक की घातों की संख्या का योग कोटि है। अब आप कहोगे सर ये डेफिनेशन भी कुछ ठीक ठीक लग रही है कि दर के नियम पर अभिकारक की घातों की संख्या का योग कोटि है, ये भी ठीक लग रही है। तो फिर इस डेफिनेशन और इस डेफिनेशन में अंतर क्या है? इस डेफिनेशन और इस डेफिनेशन में अंतर क्या है? अब गहराई से सुनिएगा इस मेरी बात को जो मैं आप बोलने जा रहा हूं। देखो होता क्या है, बात को समझिएगा। हमारे पास में कोई अभिक्रिया है 2a से b या 2a से उत्पाद, ठीक है। अभिक्रिया चलने पर उत्पाद का निर्माण हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब यहां पर अगर मान लेता हूं कि A के 2 अणु प्रयुक्त होते हैं, तो उत्पाद का निर्माण होता है, ठीक है। अब अभिक्रिया के बारे में जब हम बात करते हैं तो अभिक्रिया में भी 2 भाग होते हैं, सुना होगा शायद आपने, हालांकि ऑर्गेनिक का भाग है ये। एक होता है धीमा पद और एक होता है तेज पद, नहीं तो आगे सिखाएंगे हम आपको। तीव्र जो भी बोलो आप, वो पद होता है। और आपको ये पता होगा कि जो धीमा पद होता है, उस धीमे पद में वही हमारे पास में दर निर्धारण पद होता है। जो धीमा पद होता है वो दर निर्धारण पद होता है। जानते नहीं जानते इस बात को? आपने 11th में सीखा ये बात कि नहीं सीखा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बात सिखाई जाती है कि जो धीमे पद होते हैं वो दर निर्धारण पद होते हैं। अब ऐसे समझ लो, चलो ऐसे मान लो, यहां से आप जैसे आप जहां बैठे हो वहां से आप कहीं दूसरी जगह जा रहे हो, धीरे धीरे जा रहे हो, तो परिवर्तन धीरे हो रहा है, समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो आप दर ज्ञात कर सकते हो। लेकिन आप चुटकी में चले गए या कोई चीज बहुत चुटकियों में हो गई, इसका मतलब समय बहुत छोटा हो जाएगा, तो उस जगह पर जो परिवर्तन होगा उसको ज्ञात करना हमारे लिए आसान नहीं होगा, तो तीव्र पद होगा। तो दर जो ज्ञात की जाती है, हमेशा किसी भी अभिक्रिया की जो दर लिखते हैं, जो दर व्यंजक मैंने लिखा है ना, वो हमेशा धीमे पद के लिए लिखा आता है। तेज पद के लिए आप कभी लिख ही नहीं सकते। तेज पद के लिए हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि समय बहुत छोटा होगा और बहुत छोटा समय होगा, अल्प समय होगा, तो उस जगह पर हम लोग ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर समझिएगा दर निर्धारण पद जो होता है धीमा पद होता है। और दर व्यंजक जो आपने लिखा है, जो दर व्यंजक हम लिख रहे हैं, यानी कि दर बराबर के जो a की घात 2 लिख रहे हैं, ये हमेशा धीमे पद के लिए लिखा जाता है, तेज के लिए लिखा नहीं जाता। अब किसी भी अभिक्रिया को देख के क्या आप ये पहचान पाओगे कि ये अभिक्रिया तेज है कि ये अभिक्रिया धीमी है? नहीं पहचान पाएंगे। हम किसी अभिक्रिया को देख के बता ही नहीं सकते कि अभिक्रिया तेज है कि धीमी है ना। और जब हमें यही नहीं पता है कि अभिक्रिया तेज है कि अभिक्रिया धीमी है, तो जो हमने ये लिखा है क्या ये सही माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर हम ये बोले कि बेटा ये जो अभिक्रिया है ना, ये अभिक्रिया जो है वो धीमा पद है, अगर मैं ये बोलूं आपसे, स्पेशली आपसे बोल लूं कि ये धीमा पद है, तो फिर ये सही है। और जब ये सही है तो उस स्थिति में, जब ये सही है
तो उस स्थिति में क्या हुआ, कहां गया, एक मिनट, मुझे लग रहा है पुराना वाला डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। उस स्थिति में अगर हम बात करें तो उस स्थिति में जो कोटि है, अगर मैं कहूं तो उस जगह पर दो ही होगी, यानी कि दो ही होगी कि मतलब जो पहली डेफिनेशन हमने लिखी थी वो रिमूव हो गया, देखता हूं कहां गया। जो पहली डेफिनेशन हमने लिखी थी कि फर्स्ट डेफिनेशन में कि जो अभिकारक की संख्या होती है, यानी कि क्या बोला अभिकारक की संख्या, तो जो अभिकारक की संख्या है वो हमारे पास में कोटि है। बात समझ में आ गई, ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन थी, क्लियर, ठीक, फर्स्ट डेफिनेशन थी। और अब हम सेकंड डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो सेकंड डेफिनेशन में क्या कंडीशन हो गई, सेकंड डेफिनेशन में जो हमारे पास में बात रही वो ये कि जो घात है वो भी हमारे पास में कोटि हो गई। बोलो हाँ या ना, ये बात समझ में आ रही है आपको कि जो घात है वो भी हमारे पास में क्या हो गई है, कोटि हो गई है, यानी जो घात है वो भी हमारे पास में कोटि हो गई है। समझ गए बात को, जो घात है वो भी कोटि हो गई। लेकिन अगर मैं मान लूं कि हमारे पास में 2a से उत्पाद, सुनिएगा ज्यादा, समझिएगा ज्यादा, लिखिएगा कम, 2a से उत्पाद, अब 2a से उत्पाद में मैं मान लूं कि यार एक a जो है वो काम कर रहा है तीव्र में, और एक जो a है वो काम कर रहा है धीमे पद में, ठीक है। एक a मतलब एक a का मतलब एक अणु a का तीव्र में काम कर गया, और एक अणु जो a का वो धीमे में काम कर गया, यानी धीमा पद है। अब हम आपसे पूछे कोटि क्या होगी, तो आप एक सोचो कि कोटि की बात कर रहे हैं, तो दर व्यंजक लिखोगे आप, तो दर बराबर लिखोगे k, तो किसके लिए लिखोगे बेटा, इसके लिए लिखोगे, ना कि इसके लिए लिखोगे। तो इसके लिए लिखोगे तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1। और यहां पर आप देखो, यहां पर जो कोटि होगी वो कितनी हो गई, 1। अब जो कोटि 1 हो गई तो डेफिनेशन जो, यानी कि हमारे पास में परिभाषा नंबर 1 थी, परिभाषा जो नंबर 1 है वो हमारी गलत हो गई कि नहीं हो गई। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बात को हमें पता होना चाहिए कि किसी भी अभिक्रिया में धीमा पद कौन सा है। तो जब तक हमें धीमा पद नहीं पता होगा तब तक हम किसी अभिक्रिया के बारे में कोटि ज्ञात नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखें। यानी कि सिंपल अभिक्रिया को देख के, किसी भी सामान्य अभिक्रिया को देख के हम कोटि का निर्धारण नहीं कर सकते जब तक हमें उस अभिक्रिया के बारे में पता ना हो। समझ गए बात को, क्लियर है। तो ये है पूरी डेफिनेशन। जैसे मैं मान लेता हूं, अगर हमने आपसे बोल दिया, जैसे मैंने मान दिया a + 2b, चलो अगर मैं आपसे सामने एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, बाकी इसके बारे में कल हम बहुत लंबी चर्चा करने वाले, कल नहीं मतलब मंडे को इसके बारे में बहुत लंबी चर्चा करेंगे। फिलहाल a + 2b इस फॉर्म टू उत्पाद लिखा है, बताओ कोटि क्या है, तो दो केस होंगे ना, दो केस होंगे, कोटि की बात कर रहे हैं तो कोटि की बात कर रहे हैं, दो केस हो गए। केस नंबर 1, या तो हम दोनों को जोड़ दे तो 3, ये तब होगा जब ये कैसा पद होगा बेटा, धीमा पद होगा। जब हमें प्रश्न में दिया जाए कि बेटा ये जो अभिक्रिया है ना ये एकल पद भी है, ये भी एक स्टेटमेंट आएगा कि एकल पद है, धीमा पद है, तो हम इसको बोलेंगे 3, तब बोलेंगे 3, ठीक। और या फिर प्रश्न के अंदर लिखा जाए दर बराबर k, a की घात 1 b की घात 1, ऐसे लिखा जाए, b की घात 2 अगर लिखा जाए तो फिर हम कहेंगे इनकी घात जोड़ देंगे, 1 + 2 = 3। समझ में आ गया, लिखा होना चाहिए, हम देख के नहीं बता सकते। केवल अभिक्रिया को देख लिया और कहा कोटि, नहीं, गलत है। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सही तब हो सकता है जब वो अभिक्रिया धीमी पद होगी तो सही हो जाएगा, लेकिन अगर अभिक्रिया धीमी पद नहीं है तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, ये भी बड़ा मामला कॉम्प्लिकेटेड है कि तुमको ये अभिक्रिया दे दी जाएगी, है ना, ये अभिक्रिया दे दी जाएगी और अभिक्रिया देने के बाद में दर ऐसे लिखा होगा, दर बराबर k, a की घात 1/2 मान लेता हूं मैं ना, सब माना की, और b की घात 1, और फिर तुमसे पूछेगा बताओ कोटि क्या है।
फिर तुमसे पूछेगा कोटि क्या है, तो बेटा जैसे ही ये दिख जाए ना, बस अपने दिमाग जो चक्षु है ना, चक्षु दिमाग और चक्षु उसको ओपन कर लो। जैसे ही ये दिख जाए तो फिर इसके आगे जो 1 2 3 है इस पर दिमाग नहीं लगाना है। किस पर दिमाग लगाना है? घात पर लगाना है, घात पर लगाना है। तो जो घात है इनको आप देख लो, तो 1/2 + 1, तो घातों का योग करना है। ये 100% आंसर आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि दर किसका लिखते हो? धीमे पद का, और धीमे पद का दर लिखोगे तो धीमे पद में आपको पता चल गया कि यहां पर 1/2 है, यहां पर 1 है। इसका मतलब 1 के 1/2 अणु या परमाणु प्रयुक्त हो रहे होंगे, यानी आधे मोल प्रयुक्त हो, जो भी हो रहे होंगे, बी का 1 हो रहा होगा, तो जो धीमे पद में प्रयुक्त हो रहे होंगे वो यहां पर कोटि होगी। तो उस जगह पर आपका ये आंसर बिल्कुल सही होगा। फिर यहां पर कोई टेंशन नहीं है, फिर कोई गलती नहीं होगी। तो बच्चों समझ में आ गया? क्लियर है? बहुत अच्छा। 3/2 होगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो आज मैंने काफी चीजें आपको समझाई हैं, बहुत गौर से चीजों को समझिएगा। फिलहाल कोटि के बारे में हम फिर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि कोटि कितने प्रकार की होती है, क्या होती है, लेकिन यहां पर मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी, तो अब मुझे लगता है आप कंफ्यूजन नहीं पाएंगे कि कोटि कैसे होती है। तो केवल डेफिनेशन पर नहीं जाना है, मतलब पर भी जाना है कि उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए इसके आगे मुलाकात होगी फिर।